Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Hello team, a warm welcome to Tutelage Academy. I hope my voice is audible and this PDF is clearly visible. And today I will be solving previous year question of PGCIL exam which was held in 21st November 2023 for the post of Junior Officer Training HR. Okay. So in this question paper in total we have 120 questions from the domain. So out of that 90 questions I have already solved. And from question number 91 to 120 I will be solving today. Okay. So every part which we have solved, we are kind of doing some analysis that what kind of questions have been asked and from which topic mainly. So we have realized that around 50% of the question have come from HR section and around 50% have come from banking, finance, somewhat from marketing, and some questions are from statistics as well, miscellaneous. So till now this pattern we have observed. So let's see what pattern is there today, right? Okay, so I will jump straight to question number 91. Yes, so question number 91 देखिए, in regression analysis what does the R squared value represent? So statistics के basic से भी question आया हुआ है, that also you need to study, है ना? तो ये सारे insights ही आपको draw करने होते हैं when you are solving previous question. Okay, तो देखिए R square एक बहुत ही important question है, important term है regression analysis में. तो independent variable होता है और एक dependent variable होता है ना? तो जो वेरिएशन है डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से किस तरीके से रिलेटेड है ना, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएंस कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंज आएगा. ये जो इन दोनों के बीच का जो वेरिएंस है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, ये बताता है आर स्क्वायर. आर स्क्वायर का वैल्यू होता है 0 to 1, है ना. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बहुत ज्यादा चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल भी बहुत ज्यादा चेंज होता है, ये टुवर्ड्स 1 होगा. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम बहुत ज्यादा चेंज करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत कम या नहीं चेंज होता है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा, है ना. तो प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन बाय द मॉडल इज एक्सप्लेन बाय आर स्क्वायर इन रिग्रेशन एनालिसिस. बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी आपको पढ़कर जाना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे. Which of the following is a key challenge faced by HR professionals when coordinating international HR functions? इंटरनेशनल HR फंक्शन जब कोऑर्डिनेट कर रहे हो, इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक अप्रोचेस में हम IHRM के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं. रीड दिस कॉन्सेप्ट्स एज वेल. तो उसमें क्या डिसाइडिंग द कलर स्कीम, नो. सेटिंग अप अ सिंगल यूनिफॉर्म हॉलिडे, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये चैलेंजिंग हो. टीम लंचेस, ये सब नहीं, इजी क्वेश्चन है. लोकल लेबर लॉज और कल्चरल नुएंसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज को डील करना, है ना. लेबर लॉज अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के, तो वहां पे जो इनकंसिस्टेंसी आती है उन सबसे डील करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज फेस करते हैं HR प्रोफेशनल एज फार एज IHRM इज कंसिडर. देखिए कुछ क्वेश्चन हिंदी में भी है, आ गए बाय मिस्टेक, बट कोई बात नहीं. वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज, कि अगर इंग्लिश में भी हो तो हम सॉल्व कर सके. कौन सा प्रबंधन में निर्देशन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट और निर्देशन मतलब डायरेक्शन, है ना. तो मैनेजमेंट में डायरेक्शन का डेफिनेशन क्या है? सिंपल ये है. तो डायरेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण, विच इज अगेन डायरेक्शन एंड आई थिंक दिस इज लीडरशिप एंड डायरेक्शन. तो लीडरशिप एंड गाइडिंग देम लाइक दैट. तो ये आप इंग्लिश में भी अगर होगा तो वी विल बी एबल टू डू दैट. वित्तीय विवरण फाइनेंस है. यहाँ पे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ, ये हम ऑपरेशनल स्टेज में करते हैं. दैट सेकेंड स्टेज जो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में करते हैं, तो ये भी नहीं होगा. लक्ष्य निर्धारित करना, ये हमारा प्लानिंग स्टेज का है ना. तो POSDC जो हमारे 5 मैनेजमेंट फंक्शन है. डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्टिंग हमारे यहाँ पर है. पहला पॉइंट प्लानिंग की बात कर रहा है, दूसरा पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहा है, तीसरा पॉइंट भी इनफैक्ट प्लानिंग की बात से ही रिलेटेड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरमेंट? अब खुद देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरमेंट में एक्सचेंज रेट मैटर करेगा, इंटरेस्ट रेट मैटर करेगा, इन्फ्लेशन में मैटर करेगा.
कल्चरल नॉर्म्स मैटर नहीं करेगा, बहुत इजी है, कॉमन सेंस है ना। क्वेश्चन नंबर 95 अगेन विल डील विद इट। किस उपकरण का उपयोग आमतौर पर गुणवत्ता प्रबंधन के संदर्भ में नियंत्रण के लिए किया जाता है? गुणवत्ता प्रबंधन यहाँ पे है, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी कंट्रोल है ना, वी कैन सी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम किसको यूज करेंगे? एसपीसी। एसपीसी क्या है? स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। एसपीसी इज टॉकिंग अबाउट हियर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। तो एसपीसी होता है क्या? यहाँ पे सिंपली एसपीसी में एक तरह का मेथड होता है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज करते हैं किसी प्रोडक्शन मेथड के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, है ना, कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन को हम कंट्रोल करने के लिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए कितना नहीं, कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं एसपीसी में। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, इन अ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज टिपिकली, है ना, इजी क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में होता क्या है? पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में सपोज आपने एक कंपनी खोली, उसमें 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर है, तो वो तीनों पार्टनर जो है ना, वो उनका जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है, अनलेस एंड अनटिल कि आपने अलग से डिक्लेयर किया है कि ये लिमिटेड है। तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है मतलब कि तीनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर पे कोई डिसीजन लेता है जिससे कंपनी अगर डूब जाती है तो तीनों पार्टनर ही लायबल है ना। तो पार्टनर्स यहाँ पे जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जॉइंटली लायबल होते हैं फॉर एक्ट्स ऑफ परफॉर्म व्हेन दे आर अ पार्टनर। दिस मीन्स दैट कोई थर्ड पार्टी, अगर मान लीजिए कि ये तीनों पार्टनर ने मिलकर के कोई डिसीजन लिया है जिससे किसी थर्ड पार्टी को लॉस हुआ है, तो थर्ड पार्टी इन तीनों को स्यू करेगा, भले इसमें किसी एक का ही डिस्क्रेशन हो, मतलब हर किसी के एक्शन के लिए हर कोई लायबल है। दैट इज कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, इज अनलिमिटेड। और लिमिटेड में क्या होता है? लिमिटेड पार्टनरशिप में हर पार्टनर सिर्फ अपने अपने काम के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर 3 पार्टनर है और किसी एक पार्टनर का कोई मिस्टेक है जिसके कारण की कुछ, या किसी एक पार्टनर की कोई किसी काम के कारण कुछ अच्छा फायदा हो रहा है या फिर कुछ नुकसान हो रहा है, तो वो पार्टनर तक ही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, partners are only liable for their agreed contribution to the partnership. They are not liable for action of other partners unless and until they are authorized. तो ये होता है लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा दस्तावेज आमतौर पर किसी कर्मचारी की भूमिका और जिम्मेदारियों को की रूपरेखा को दर्शाता है? तो एम्प्लॉय का यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है। जॉब डिस्क्रिप्शन का हिंदी में आई थिंक नौकरी विवरण है, तो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 98, which of the following is not a role of strategic human resource management? Strategic human resource management का काम क्या है? कि जो जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी से अलाइंड हो, है ना। तो अलाइनिंग एचआर स्ट्रेटेजीज विद बिजनेस गोल्स, ये तो सही है। फोरकास्टिंग फ्यूचर टैलेंट एज पर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। इंश्योरिंग कंप्लायंस विद लेबर लॉज, देखिए ये स्ट्रेटेजिक काम नहीं है, ये ऑपरेशनल काम है। ऑपरेशनल काम क्या होता है? डे टू डे काम होता है कि भाई हम टाइम से सैलरी दें, है ना, और पीएफ ग्रेचुटी ये सब कुछ मेंटेन करें और कंपनसेट करें और रिक्रूटमेंट करें टाइम से, मतलब जो हमारा ग्रीवेंस को सॉल्व करें। तो ये सारा ऑपरेशनल डे टू डे काम होता है। स्ट्रैटेजिक जो हम फर्दर प्लानिंग करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एचआर डिपार्टमेंट से क्या डिमांड कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो एनहांसिंग द कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो यहाँ पे भी कंपनी कुछ एचआर डिपार्टमेंट से एक्सपेक्ट करती है कि ओवरऑल कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर बढ़े तो एचआर डिपार्टमेंट को किस किस तरह की ट्रेनिंग करानी चाहिए, डेवलपमेंट करानी चाहिए, तो वो सारी चीजें हैं। ये तीनों ही हमारे एसएचआरएम से रिलेटेड है, बट नॉट दिस इज नॉट एसएचआरएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कंपनीज एथिकल पॉलिसी? सिंपल है, एथिकल पॉलिसी का क्या काम होता है? डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर को गाइड करना, एडवर्टाइज नहीं करना, हायर नहीं करना, सेल्स नहीं बढ़ाना। एथिकल पॉलिसी है कि कोई भी एम्प्लॉइज है उसका ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर कैसा रहेगा, डिसीजन मेकिंग कैसे करना है ना, कौन कौन से डेटा कॉन्फिडेंशियल रखनी है, कौन कौन से डेटा को बस इंटर ग्रुप ही शेयर होगी, लाइक दैट, है ना। तो वो होता है कंपनी का एथिकल पॉलिसी। Question number 100, the concept that a sum of money has a higher value today than in future is known as. The sum of money has a higher value today than in the future. ये क्या होगा? ये क्या होगा? This will be called as time value of money, है ना। Time value of money से net present value भी कहते हैं। अगर आपके पास अभी 100 रुपए है ना, तो मान लीजिए 100 रुपए का नोट आपको आज से 10 साल के बाद मिलेगा, तो क्या उसकी वैल्यू यही होगी? नहीं, उसकी वैल्यू ये नहीं होगी। उसकी जो वैल्यू होगी उसमें इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका होगा कि अगर आज 100 रुपए में आप 1 kg
आप 1 kg राइस खरीद सकते हैं, तो उस समय 100 रुपये में आप इनफैक्ट मे बी ½ kg राइस ही खरीद पाएंगे, क्योंकि राइस का कॉस्ट बढ़ चुका होगा और इस 100 रुपये की जो वैल्यू है ओवरऑल ये घट चुकी होगी, है ना। तो सम ऑफ अ मनी टुडे हैज हायर वैल्यू देन इन फ्यूचर इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जो मनी अभी आपके पास है ना, उसको इनफैक्ट आप ये अगर आपको पास अभी 100 रुपये, आप उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ रिटर्न कमा सकते हैं, या फिर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक रिस्क भी आता है कि ये मनी फिर वापस आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो टाइम वैल्यू एट प्रेजेंट जो आपके पास पैसा है वो फ्यूचर से ज्यादा है, ये बताता है TMV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, है ना। नेक्स्ट, Which market allows currencies to be exchanged to facilitate international trade? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए कौन सा मार्केट अलाउ करता है? विच, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो जाएगा। स्टॉक मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है कि सारी कंट्रीज के जो एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड होते हैं, है ना। और देखिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट तो आपको पता है यहाँ पे IPO फ्लोट होते हैं, और क्या होता है, और कंपनीज अपनी शेयर्स यहाँ पर इशू करती है ना, कंपनी अपनी शेयर्स इशू करती है। और उसके बाद फिर कमोडिटी मार्केट है। कमोडिटी मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग होता है किसका? रॉ मटेरियल्स का और बहुत बेसिक प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, है ना। तो यहाँ पे सामानों का, कमोडिटी का बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग होता है, जैसे कि मेटल्स हो गए, नेचुरल गैस हो गया, स्पाइसेस हो गए, बहुत प्राइमरी जो बेसिक प्रोडक्ट्स होती हैं उसका, है ना, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट का नहीं, बेसिक प्राइमरी प्रोडक्ट का। और बॉन्ड मार्केट क्या होता है? बॉन्ड मार्केट जो होता है उसमें ये कोई एक्चुअल मार्केट नहीं होता। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो डेट को इशू करते हैं, और या फिर डेट को बाय करते हैं, सेल करते हैं। तो इसका भी 2 तरह का टाइप होता है, प्राइमरी बॉन्ड मार्केट और सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट। तो प्राइमरी बॉन्ड मार्केट में डेट इशू होते हैं, और सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट में जो डेट है वो सारे खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो बॉन्ड अगर इश्यू हो रहा है, नया बॉन्ड इश्यू हो रहा है, तो प्राइमरी बॉन्ड मार्केट है, और कोई बॉन्ड अगर बाय या सेल हो रहा है तो वो सेकेंडरी है। और यहाँ पे तो इस तरीके से इतने 4 तरह के मार्केट है। तो ये जो क्वेश्चन है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड है। Which function of management focuses on choosing the right task to achieve goals? है ना, आप चूज कर रहे हो कि कौन सा करेक्ट टास्क को पे फोकस किया जाए कि हमारा गोल्स अचीव हो। POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर टास्क को चूज कर रहे हैं तो वो प्लानिंग में, फिर टास्क में रिसोर्सेज को एलोकेट करना इसका काम है। फिर अकॉर्डिंगली मैन पावर को ट्रेन करना, मैन पावर को एलोकेट करना कि हमारा काम हो जाए, मैन पावर को डायरेक्शन देना, फिर लास्ट में मैन पावर को कंट्रोल करना कि भी कहाँ डेविएशन आया और उस डेविएशन को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है ना। सिंपल। Question number 1 or 3. Which theory suggests that individuals are motivated to seek consistency between their beliefs and their actions? Which theory suggests that individuals are motivated to seek consistency? है ना, आपके बिलीफ और आपके एक्शन में, आपके बिलीफ और आपके एक्शन में कंसिस्टेंसी हो। जैसे कि क्या होता है कि आपने कुछ डिसाइड किया, आपका कुछ बिलीफ सिस्टम है दैट यू विल ट्राई टू स्टे फिट एंड सो यू विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ये आपका बिलीफ है। लेकिन क्या आपका एक्शन ऐसा फॉलो करता है? मे भी नहीं फॉलो करता, जस्ट एज्यूम। तो यू आर थिंकिंग दैट यू हैव टू डू दैट, बट योर एक्शंस आर नॉट अलाइंड विद दैट, है ना। तो what your mind says and what your heart says, sometimes there is conflict between that two. Okay, similarly you have thought that from today onwards I will dedicate 6 hours of study every day, dedicated study, but your action maybe 3 to 4 hours is maximum, beyond that you are not able to plan. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका बिलीव और एक्शन में जब कंसिस्टेंसी नहीं होती है तो उसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, है ना। बिलीफ सिस्टम, योर बिहेवियर and your action, that are not consistent, that are not aligned. यहाँ पे माइंड में chaotic condition आ जाता है ना, आपका माइंड में chaotic condition आता है, what you are thinking is you are not able to follow. So that chaotic condition is called dissonance, and the overall theory is called cognitive dissonance theory. क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है। इस थ्योरी से डील करने के 3 तरीके होते हैं। इस
इनकंसिस्टेंसी से डील करने के 3 तरीके होते हैं, वो भी मैंने आपको मेरे ओबी के सेशंस में, यूनिट 4 ओबी के सेशंस में मैंने समझाया हुआ है। नेक्स्ट 104, विच कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व्स गैदरिंग डेटा फ्रॉम सोर्सेस एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप यहाँ पे डेटा गैदर कर रहे हो उन सोर्सेस से जो सोर्सेस आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सटर्नल है, जैसे कि कस्टमर के प्रेफरेंसेस, आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, है ना, कस्टमर के प्रेफरेंसेस में कोई चेंज तो नहीं हो गया है, ये सारा डेटा, है ना, ये सारा डेटा गैदर करने का काम होता है किसका, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम का। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो कि आपका बाहर से डेटा गैदर करती है ना, तो गैदर करती है और एनालाइज करती है, एक्यूरेट डेफिनेशन देती है, जिससे कि फर्दर मार्केटिंग पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी या मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी या प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ये सारा कुछ बनाया जा सके। तो ये है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, है ना। इंटरनल रिपोर्ट सिस्टम नहीं होगा। मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये डेटा गैदर नहीं करती है, डिसीजन लेने में काम आता है। यहाँ पे जो डेटा गैदर हो जाता है उस पर फर्दर रिसर्च वाला काम इसमें होता है, बट गैदरिंग ऑफ डेटा इज मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, गैदर करके थोड़ा एनालाइज करके भी रिसर्च टीम को भेजती है। नेक्स्ट 105, नैतिकता का कौन सा दार्शनिक दृष्टिकोण कार्यों के परिणामों पर जोर देता है। नैतिकता, मोरालिटी का कौन सा फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट, है ना, कार्यों के परिणामों पर, तो कार्य के परिणाम की बात हो रही है, रिजल्ट्स की बात हो रही है, तो रिजल्ट हम हमेशा उस चीज से रिजल्ट आएगा जो कि यूजफुल होगा, है ना। वट एवर वर्क विल बी यूजफुल टू अस विल गिव अस द रिजल्ट, ना। कर्तव्य, सदाचार, नैतिकता, अहम भाव, उपयोगिता, तो उपयोगिता या यूजफुलनेस हमारा आंसर होगा, विच विल हेल्प अस टू गैदर, विच विल हेल्प अस टू फोकस ऑन रिजल्ट, दैट इज परिणाम। Okay. Next 106, which channel of distribution involves producer selling directly to the consumer। देखिए, मार्केटिंग का क्वेश्चन है, 0 लेवल, 1 लेवल, 3 लेवल, 2 लेवल, ऐसे चैनल होते हैं। तो अगर जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच पा रहा है तो वो 0 लेवल चैनल है। अब प्रोड्यूसर अगर रिटेलर को बेच रहा है और रिटेलर के पास रिटेलर से कंज्यूमर के पास आ रहा है तो ये 1 लेवल है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर को भेज रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास आ रहा है, उसके बाद कंज्यूमर के पास आ रहा है, तो वो 2 लेवल चैनल है। अब प्रोड्यूसर अगर कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर को भेज रहा है, उससे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ रहा है, फिर रिटेलर के पास आ रहा है, फिर कंज्यूमर के पास आ रहा है, तो ये 3rd लेवल चैनल। अगर डायरेक्ट सेल्स हो रही है या ऑनलाइन सेल हो रहा है तो वो 0 लेवल चैनल है। आजकल 0 लेवल चैनल बहुत ज्यादा चल रहा है ना। अगर डायरेक्टली आपके पास, आप अगर सोर्स कर पा रहे हो प्रोड्यूसर से चीजें, डायरेक्ट सेल्स, तो वो 0 लेवल चैनल होता है। Okay. Next 107, the concept of corporate governance requires the management of business to focus on the needs of। देखिए, corporate governance के definition से ही इस क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दिस इज द 4th वन, है ना। तो दिस इज द 4th वन। तो कई बार इस क्वेश्चन पेपर में हमने देखा कि कुछ कुछ टॉपिक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया एंड सम अदर टॉपिक्स आर ऑल्सो देयर, जिससे कि उस टॉपिक से ही बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा क्या है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे डिसाइड करें कि कंपनी की एथिकल पॉलिसीज क्या होगी, डिसीजन मेकिंग क्या होगा, कंपनी ओवरऑल कैसे, कंपनी का जो सेट ऑफ रूल्स होगा गवर्नेंस का वो कैसा होगा, ये सब कुछ डिसाइड करना, बनाना, प्लान करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इट रिक्वायर्स द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस टू फोकस ऑन द नीड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, है ना। ओनली नॉट stakeholders and overall how the company will be dealt। Question number 108, which pricing strategy sets prices based on cost and desired profit margin। ये भी मार्केटिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें चारों पॉइंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको बताया लास्ट सेशन में भी, कोई एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसके ऑप्शंस भी देखेगा, ऑप्शंस में अगर वैल्यू है तो उस ऑप्शन के बारे में भी पढ़ेगा। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है जिसे बनाने में आपको 50 रुपए लगे और आप चाहते हो कि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी 50% हो, तो आप क्या करोगे, इसमें 50 रुपए और जोड़ दोगे और आप एमआरपी रखोगे कितना, ₹100, है ना। तो आपको कॉस्ट लगा 50, कॉस्ट प्लस कॉस्ट इज 50, कॉस्ट प्लस वॉट एवर द डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन विच यू वांट, है ना। यू वांट 50% टू दैट, तो दिस इज व्हाट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, है ना। अब
और उसके बाद होता है एक वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है कि प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज जो भी आप मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो कस्टमर को क्या लगता है कि वो उसको कितना वैल्यू देगा, है ना। तो एज पर द वैल्यू परसीव्ड बाय कस्टमर आप उसका प्राइस रखते हो, है ना। एक एग का प्राइस कस्टमर नॉर्मली ₹10 देने के लिए रेडी रहता है, तो कोई अगर एग वेंडर है तो वो भी ₹10 ही रखेगा, क्योंकि दैट इज व्हाट इज ऑन एन एवरेज द प्राइस ऑफ एन एग फॉर द कस्टमर, लाइक दैट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। फिर देखिए क्या पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो होती है वो क्या होती है, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में कंपनी जो है वो मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहती है ना, तो वो एक कम से कम प्राइस रखना चाहती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके, क्विकली मार्केट शेयर वो क्विकली बढ़ा सके, इसलिए वो कम से कम लोवेस्ट प्राइस रखने की कोशिश करती है। और स्कीमिंग प्राइसिंग देखिए तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना प्राइस बहुत ज्यादा हाई रखते हो, है ना, बहुत ज्यादा हाई रखते हो ताकि आपका जो मार्केट है और ताकि जो हाई एंड कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को खरीद ले, और उसके बाद धीरे धीरे आप अपने प्राइस को लो कर देते हो, धीरे धीरे आप इसको प्राइस को लो कर देते हो, मतलब कि स्किम ऑफ कर देते हो। तो जैसे कि जो मास मार्केट है वो भी आपके प्रोडक्ट को खरीद ले, जैसे कि एप्पल का आईफोन, है ना। शुरुआत में हाई एंड जो टॉप नॉच कस्टमर होते हैं उनके लिए एकदम ज्यादा प्राइस में होता है, फिर जब वो लोग सारे आपका जो फोन है वो उसको पब्लिसिटी हो जाती है, लोग उसके खरीद लेते हैं, तो कॉमन पीपल के लिए अवेलेबल कराने के लिए प्राइस को लो कर दिया जाता है, दैट इज स्कीमिंग प्राइसेस। ओके, नेक्स्ट 109 वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज। वर्किंग कैपिटल क्या है, वो कैपिटल जो वर्किंग है, मतलब वो कैपिटल जो आपके पास अवेलेबल है फॉर यूज इन योर बिजनेस, है ना। तो जितना भी आपके पास करंट एसेट है, करंट एसेट जितना भी आपके पास करंट एसेट है, करंट एसेट मतलब जो लिक्विड एसेट आपके पास अवेलेबल है, कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, कस्टमर का अनपेड बिल हो गया, या फिर इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स हो गया, मतलब इतना पैसा इतना सामान है आपके पास, उससे आप लाइबिलिटीज को हटा दोगे। करंट लाइबिलिटीज मतलब जहां जहां आपको पैसे पे करने हैं, अकाउंट पेबल, डेब्ट, उसको हटा दोगे तो जो भी पैसा बचेगा तो आपको वर्किंग कैपिटल है, मतलब उसको आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज कर सकते हो, जहां मन करे वहां पर आप अपने बिजनेस में खर्चा कर सकते हो, है ना। तो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 110 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में परफॉर्मेंस को सेट करते हो, मेजर करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस से, कंपेयर करते हो कितना डिविएशन है, अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शन लेते हो। टीम बिल्डिंग है ही नहीं भाई, है ना। नेक्स्ट 111 which HR concept focus on aligning employee goals with organization goals. Management by objective, very famous concept by Peter Drucker in his book The Principles of Management। The Principles of Management जो कि उसने किस ईयर में लिखी थी, जो कि उन्होंने 1954 में लिखी थी, है ना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स रहते हैं ना उसको अलाइन किया जाता है एम्प्लॉय गोल्स के साथ। कैसे अब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अगर कुछ भी हो, सपोज 25% ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना, तो उसको अगर हम परकुलेट करेंगे वेरियस डिपार्टमेंट में परकुलेट करेंगे, तो मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स डिपार्टमेंट का टारगेट इस हो जाएगा किस पर, 25% ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने, तो मे बी इस हर एक पर्सन का जो टारगेट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंगली हर पर्सन को थोड़ा थोड़ा ज्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी, हर पर्सन का जो मार्केट बेस है उसे बढ़ाया जाएगा, मार्केट का रीच भी बढ़ाया जाएगा, है ना। तो हर पर्सन का इंडिविजुअल टारगेट बढ़ रहा है, हर पर्सन का, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल टारगेट था वो हर पर्सन को परकुलेट कर दिया गया, हर पर्सन को डिवाइड कर दिया गया, तो हर पर्सन का अपना अपना गोल बन गया, है ना। ये पर्सन भी सोच रहा है कि नहीं मुझे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सपोर्ट करना है, फॉर दैट आई नीड टू कंट्रीब्यूट इन दिस वे, है ना। दिस पर्सन ही इज द बॉस ऑफ दिस 3%, तो ही इज आल्सो थिंकिंग दैट वी हैव टू इंक्रीज द रेवेन्यू टू 25%, सो फॉर दैट आई विल हैव टू मॉनिटर माय these 3 subordinates so that their sales can be increased to 25% मिनिमम, है ना। तो हर किसी का अपना अपना गोल अगर बढ़ता है और तो उसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और इसमें क्या होता है ना, इसमें एक और चीज खास जो है वो ये है कि क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम दे दी जाती है हर किसी को, है ना।
टारगेट्स बना के क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम दी जाती है, इसे बोल दिया जाता है भाई दिस इज योर टारगेट, लेट्स सी हाउ यू कैन डू इट। और उसके बाद जब काम खत्म हो जाता है तो देखा जाता है कि किसने कितना परफॉर्म किया और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता था और किसने इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करके इम्प्रूवमेंट किया, है ना। तो अकॉर्डिंगली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मेथड है ट्रेनिंग का भी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी। एमबीओ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें कि इंडिविजुअल को हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल अलाइन करते हैं और उन्हें फ्रीडम और क्रिएटिविटी देते हैं कि वो खुद से कैसे गोल्स को फुलफिल कर पाते हैं और लास्ट में चेक करते हैं कि कहाँ मिस्टेक हुई। क्वेश्चन नंबर 1 व 2, which of the following is not part of micro environment in marketing? वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग में हमारे दो तरह के एनवायरमेंट होते हैं, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। तो माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो में वी हैव जो इमीडिएट फैक्टर होते हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, इमीडिएट फैक्टर्स, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर। तीन चीज है इसमें, कस्टमर, सप्लायर और कॉम्पिटिटर। और मैक्रो में क्या हो जाता है, और मैक्रो में एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट, कोई अगर पॉलिटिकल कोई अगर एजेंडा हो गया है, लेबर लॉज, पॉलिटिकल कोई सिनेरियो हो गया, सोशल ट्रेंड, ये सारा मैक्रो फैक्टर होता है। ठीक है, तो नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो, नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, दिस विल बी मैक्रो। ओके, क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है ना कि कंपनीज जो डिविडेंड पे करती हैं, है ना, कंपनीज अपना डिविडेंड पे करती हैं, अगर शेयर्स हैं तो, है ना, शेयर्स एलोकेटेड है तो डिविडेंड पे करेगी। तो कंपनी जो डिविडेंड पे करती है ना, तो अपना कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल जो है उसका, उस पे जितना भी पैसा लगता है उसको लगा करके जो बच जाता है पैसा, उससे डिविडेंड पे करती है ना। तो रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी में जो डिविडेंड पे होता है वो रेसिडुअल मनी का से डिविडेंड पे होता है। तो पेइंग डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर फंडिंग द कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट में हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं। तो जितने भी 100 रुपए प्रॉफिट हुए, अगर यहाँ पे 80 रुपए का डिमांड है तो 80 रुपए यहाँ पे खर्च कर देंगे। उसके बाद सोचेंगे भाई कि 20 रुपए में कितना डिविडेंड पे हो रहा है, उतना डिविडेंड पे करेंगे। दैट इज व्हाट इज रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, which of the following is not a common method of performance appraisal? ये बहुत अच्छा मेथड है, मॉडर्न मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। बार्स में मॉडर्न मेथड है, सेल्फ असेसमेंट भी एक तरह का मॉडर्न मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। जॉब रोटेशन जो है वो ट्रेनिंग का मेथड है, ट्रेनिंग का मेथड है कि अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग लेवल पे आपको आपके जॉब को रोटेट करवाया जाता है ताकि आपको एक होलिस्टिक व्यू मिले कि सारे डिपार्टमेंट्स में या अलग अलग लेवल्स पे काम कैसे होता है। एक तरह की ट्रेनिंग, इट्स नॉट अ मेथड ऑफ अप्रेजल। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट 115, एडजुडिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिफर्स टू, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में दो चीजें होती है, या तो प्रिवेंट करो, होने ही ना दो, या तो अगर हो गया है डिस्प्यूट तो सेटल करो, है ना। तो प्रिवेंशन के भी कुछ बॉडीज है, सेटलमेंट के भी कुछ बॉडीज है। प्रिवेंशन के हमारा मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है, वेलफेयर ऑफिसर है, और फिर हमारा सजेशन स्कीम्स है, और फिर काफी सारी चीजें हैं जो कि वर्क्स कमेटी है। ये सब रोकती है कि डिस्प्यूट हो ही ना, है ना। ग्रीवेंस कमेटी है, और अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो कॉन्सिलिएशन है, आर्बिट्रेशन है और एडजुडिकेशन। ठीक है, तो एडजुडिकेशन का मतलब है कि एडजुडिकेशन इज 100% जुडिशियल। कोई जुडिशियल अथॉरिटी आएगी, जज होगा, कोर्ट होगा, जहां पे अवार्ड दिया जाएगा, अवार्ड बाइंडिंग होगा, मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज पेनाल्टी। तो निगोशिएशन, मेडिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग में प्रिवेंशन का टेक्निक माना जाता है। निगोशिएशन, मेडिएशन हमारा सेटलमेंट का टेक्निक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 116, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन इन एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स में डेटा को एक्सप्लोर क्यों करते हैं? स्ट्रक्चर और पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए। ये सारा कुछ कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, अ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हम कॉन्सिलिएशन ऑफिसर का यूज करते हैं। कॉन्सिलिएशन, ये तो आर्बिट्रेशन में यूज होगा,
ये जो जज है वो एडजुडिकेशन में यूज होगा, लॉयर का तो यूज नहीं होता है। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एक मीडिएशन का काम करता है ना, ये दोनों पार्टीज के सिचुएशन को समझता है और एक बीच का सुझाव देता है ताकि दोनों पार्टीज आपस में रिकॉन्साइल कर सके, मीडिएट कर सके, और ये सेटलमेंट सुनाता है ना। और जरूरी नहीं कि इसका जो डिसीजन हो वो बाइंडिंग हो, लेकिन हाँ मानना चाहिए दोनों पार्टीज को, क्योंकि एक बहुत अच्छा शांतिपूर्ण तरीके से ये डिस्प्यूट को सेटल करता है। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वेज एडमिनिस्ट्रेशन। वेज को एडमिनिस्ट्रेशन जब करते हैं कि वेज हमारा कितना होना चाहिए, वेज का रिवीजन कब होना चाहिए, वेज हर साल कितना % इंक्रीज होना चाहिए, तो जॉब इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन से पता चलेगा जॉब की वर्थ, अगर जैसा भी जॉब का वर्थ है उसके अकॉर्डिंग हम वेज को रखेंगे। जॉब अगर हाई लेवल का है तो वेज भी ज्यादा होना चाहिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करेंगे, जहाँ पे जो लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस है तो वहां पे अगर वेज बढ़ाने की जरूरत है तो करेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग में भी कई बार अगर वेज की बात होती है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में भी बार्गेन करके वेज रिवीजन या वेज इंक्रीमेंट की बात की जाती है। लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस से वेज एडमिनिस्ट्रेशन तो वही नहीं होता है ना, ये दोनों इरेलेवेंट टॉपिक है, रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, मैन पावर प्लानिंग इन्वॉल्व्स। मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? मैन पावर प्लानिंग का मतलब होता है इंश्योरिंग राइट नंबर ऑफ पीपल एट राइट टाइम एट राइट प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन आज अगर डिसाइड करती है कि भाई हमारा नेक्स्ट ईयर का एम ये है, उसके लिए हमें इतने लोग चाहिए इस डिपार्टमेंट में विद सच एंड सच क्वालिफिकेशन, विद सच एंड सच एक्सपीरियंस, तो HR डिपार्टमेंट का काम क्या है कि मैन पावर प्लानिंग करो कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग राइट काइंड ऑफ पीपल इन राइट नंबर एट राइट टाइम एट राइट प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल हो जाए। दैट इज व्हाट इज मैन पावर प्लानिंग। तो यहाँ पे हमें फोरकास्टिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, इसका इट इन्वॉल्व्स, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसमें कि वन ऑफ द थिंग इज कि फोरकास्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ राइट नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो हमें चाहिए, और अकॉर्डिंगली फिर हम आगे का काम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन मैन पावर प्लानिंग। अभी मैंने आपको बताया है ना, मैन पावर प्लानिंग क्या होता है, हम फोरकास्ट करते हैं, फोरकास्ट करने के बाद हम जॉब रिक्रूटमेंट प्लान बनाते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्लान बनाते हैं कि कितने लोगों को रिक्रूट करना है, कितने लोगों को ट्रेन करना है, कितने लोगों को प्रमोट करना है, जो भी है, ताकि हमें राइट नंबर ऑफ पीपल एट राइट टाइम एट राइट डिपार्टमेंट अवेलेबल हो जाए। तो अकॉर्डिंगली हम रिक्रूटमेंट करते हैं, अकॉर्डिंगली हम जॉब एनालिसिस की भी जरूरत हो तो करते हैं कि जॉब एनालिसिस को फाइंड आउट करते हैं कि किसी जॉब में कितनी मैन पावर की जरूरत है, और अकॉर्डिंगली हम रिक्रूटमेंट करते हैं उन लोगों का। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल इससे दूर दूर से रिलेटेड नहीं है, ये तो बाद की बात है। ठीक है, सो 120 क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। यहाँ से दूसरा सेक्शन शुरू हो रहा है। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि PGCIL में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल आपको बेसिक मैनेजमेंट के सारे सब्जेक्ट्स का आइडिया होना चाहिए, बेसिक्स आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, और कुछ भी मत छोड़िए। मार्केटिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए, फाइनेंस के पढ़िए, कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़िए, बैंकिंग पढ़िए, स्टैटिस्टिक्स पढ़िए, और HR में भी HR के जो मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट 3-4 यूनिट्स हैं, फर्स्ट 4 यूनिट्स इनफैक्ट, उसका भी बेसिक्स आपको रिवाइज करना है, एंड यू विल बी गुड टू गो, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट। फर्दर इफ देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, और कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, so thank you all for your time. Thank you all. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.